चलिए हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए सवाल लेकर के आएंगे, जिसमें पहला हम लोग का टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में खून है, रक्त है। यह रक्त जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है, और इस रक्त को पूरे शरीर में जो फैला हुआ है, इसलिए इस रक्त को जो ना कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। मतलब तरल संयोजी ऊतक है, ये बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है। तो रक्त क्या है, रक्त के बारे में हम लोग फुल जानकारी लेंगे। रक्त में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, रक्त में अवयव मिला हुआ है जिससे कि रक्त का रंग लाल होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होगा कि आपका बेस बढ़िया हो जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो टॉपिक है, इसके बाद हम लोग फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। टॉपिक वाइज आज से आना शुरू हो जाएगा, तो विशेष करके TRE 4 के साथियों के लिए लाया जा रहा है। बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, मानव रक्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो मानव रक्त है हमारा, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। जो रक्त का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट हम लोगों का है रक्त निर्माण अस्थि मज्जा कोशिका के द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा, बोन मेरो के द्वारा होता है। जो हड्डियों के बीच में रहता है बोन मेरो, उसके द्वारा ही हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए साथ में, उसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा कि रक्त के निर्माण को हीमोपोएसिस कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। ये याद रखिएगा, हीमोपोएसिस। हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का कि हम लोग क्या पहले पढ़े कि रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा माँ के गर्भ से जन्म अभी नहीं लिया है, माँ के गर्भ में ही है, तब भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है, लीवर में। ये ध्यान रखिएगा, भ्रूण अवस्था रहेगा तब, मतलब जो बच्चा का अभी जन्म नहीं हुआ है उस अवस्था में ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बेसिक जानकारियाँ हैं। ये सब जानकारी अगर रहेगा आपको तो आगे के क्वेश्चन को हल करने में आपको सुविधा होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, साथ में कॉपी कलम लेके पढ़िएगा। उसके बाद हम लोगों का है कि रक्त की प्रकृति हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये भी याद रखना है आपको कि रक्त जो है कैसा प्रकृति का होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। रक्त शरीर के भार का कितना होता है? मतलब किसी का भी शरीर में कितना रक्त होगा वो उसके भार का 7% होता है। किसी के भी शरीर का 7%। मान लीजिए कोई 100 kg का व्यक्ति है तो उसके शरीर में कितना रक्त रहेगा? तो 100 का 7% निकाल लीजिए आप लोग, कितना? 7 लीटर। 7 लीटर उसके शरीर में रक्त होगा। तो रक्त का जो वितरण है अलग अलग है, पुरुषों में अलग है, महिलाओं में अलग है। तो देखिए पुरुष में कितना रक्त है? तो 5 से 6 लीटर खून होता है। पुरुषों के शरीर में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। वहीं महिलाओं के शरीर में क्या होता है? 4 से 5 लीटर। ये महिलाओं के शरीर में कम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण बहुत कम, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है। इसलिए महिलाओं में जो है रक्त जो है, खून थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में कम होता है। 4 से 5 लीटर महिलाओं में और पुरुषों में होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रक्त जो है हमारा, रक्त के प्रमुख कार्य, जो रक्त है हमारा उसका मेन कार्य क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है। तो हमारा शरीर जो है गर्म बनाया हुआ क्यों रहता है? तो देखिए रक्त का जो ना ये होता है, रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, रक्तदाब होता है 120/80। मतलब फेफड़ों में से 120 के रफ्तार से रक्त जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, 120 की रफ्तार से जाता है। ठीक है, और वापस आता है 80 के रफ्तार से आता है। इस दौरान ये क्रम निरंतर चलते रहता है। जब हम सो के भी रहते हैं तब भी ये क्रम चलते रहता है। इसके चलते हमारा शरीर क्या होता है? गर्म रहता है। तो सबसे पहला कार्य तो यही ध्यान रखिएगा कि रक्त जो है हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। तो जिससे कि हमारा शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी ध्यान रखना है, 37 डिग्री
सेल्सियस होता है शरीर का तापमान, ठीक। औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो रक्त के और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो रक्त क्या करता है भाई? गैसों का परिवहन करता है। गैसों में कौन कौन गैस है? तो ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। रक्त क्या करता है? हमारे शरीर में फेफड़ा से रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है, और रक्त के साथ साथ क्या भी जाता है? ऑक्सीजन भी जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद फिर वहाँ से शरीर के अलग अलग कोशिकाओं से, विभिन्न कोशिकाओं से, अलग अलग अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ों तक लाता है। फिर उस फेफड़ा से हम लोग नसा द्वार के द्वारा, नाक के द्वारा सांस लेकर के फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो रक्त का कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, दोनों का परिवहन करना, ठीक है। पोषक तत्वों का परिवहन करना। पोषक तत्व मतलब जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, मतलब जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, तो उससे क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। इन ग्लूकोजों को जो मतलब रक्त के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक भेजा जाता है, जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। ये भी याद रखिएगा कि रक्त क्या करता है, क्या काम करता है? तो पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स का परिवहन करता है। जो भी हमारे शरीर से हार्मोन्स निकलता है उसका परिवहन भी किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हम लोगों का अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जो अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है हमारे शरीर में, उसका निष्कासन भी किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सबको वृक्क तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि खून का शुद्धिकरण होता है डायलिसिस विधि के द्वारा। जो खून का शुद्धिकरण किया जाता है उस विधि को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण, इसका मतलब शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो है यूरिया, यूरिक एसिड, ये सबको साफ करना। तो खून साफ होता है कहाँ पर? वृक्क में, याद रखिएगा। ब्लड साफ कहाँ होता है? तो वृक्क में साफ होता है, ठीक है। किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वृक्क किडनी, वहाँ पर हमारा रक्त क्या होता है? साफ होता है। और रक्त का शुद्धिकरण जो होता है, साफ जो होता है, उस विधि को कहा जाता है डायलिसिस विधि, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके अलावा अन्य और भी कार्य हैं। रक्त जो है क्या करता है? घाव को भरने का काम करता है, उत्तकों की रक्षा करता है। उत्तकों से मिलकर ही हमारा अंग बनता है, तो उत्तकों की रक्षा भी कौन करता है? रक्त करता है। शरीर का ताप, ताप वाला बात तो पहले ही बता दी हम कि हमारे शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्या क्या मतलब रक्त का कार्य है? तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि रक्त का क्या कार्य है। तो रक्त का जो है देखिए कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है। हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स? जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, डायरेक्ट खून में मिल जाता है, और जहाँ जहाँ उन हार्मोन की आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन मतलब वृक्क में खून साफ हो जाता है, ठीक है। जिसमें यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड या यूरिया, इस सबको साफ करके फिर हम लोग पेशाब उशाब करके बाहर कर देते हैं उसको शरीर से। अब देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, रक्त के संघटक। रक्त के संघटक का मतलब होता है कि रक्त किन किन से मिलकर के बना है, किन किन अवयवों से रक्त मिलकर बना है। तो रक्त का जो दो भाग होता है, एक भाग होता है द्रव भाग और एक भाग होता है आपका ठोस भाग, ठीक है। तो द्रव भाग में कौन है? तो द्रव भाग में है हमारा प्लाज्मा, याद रखिएगा। द्रव भाग में कौन है? तो द्रव भाग में है हमारा क्या? प्लाज्मा, जो पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है? 55%, याद रखिएगा। तो रक्त का जो है संघटक में एक होता है द्रव भाग और एक होता है हमारा ठोस भाग, जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जो है कितना परसेंट होता है? तो प्लाज्मा होता है आपका 55%, याद रखिएगा। पूरे शरीर का ये तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। और इस प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछेगा कितना होता है? 90 से 92% जल की मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा के बारे में और भी। तो देखिए प्लाज्मा का रंग जो है ना हल्का पीला होता है। क्यों होता है पीला? तो उसमें बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण प्लाज्मा का रंग जो है हल्का सा पीला होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसको हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो प्लाज्मा है हमारा, ये प्लाज्मा है 55% है। पूरे रक्त का कितना परसेंट है? 55% है। तो प्लाज्मा में देखिए क्या क्या होता है। प्लाज्मा के द्वारा ही जो कुछ भी हम लोग खाते हैं जिससे हमको पोषक तत्व मिलता है, ग्लूकोज वगैरह, प्लाज्मा के द्वारा ही बहता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा के द्वारा ही उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब वृक्क तक पहुंचता है, वहाँ से हमारा रक्त फिर साफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा में ही क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम लवण हुआ। उसके बाद क्या है कि पोटेशियम लवण हुआ। उसके बाद क्या है? सोडियम लवण और पोटेशियम लवण। उसके बाद क्लोरीन है,
ये सब हमारे प्लाज्मा में ही पाया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर बोलेगा कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है भाई, तो लवण भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है, और पोषक तत्वों का वहन भी प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हमारे शरीर में से अपशिष्ट जो भी पदार्थ है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब भी प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे शरीर में बहता है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा में जो महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है या प्रोटीन है, कह सकते हैं हम महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ या प्रोटीन कह सकते हैं, तो कौन कौन है, तो देख लीजिए। एक तो है एल्बुमिन, एक है ग्लोबुलिन, एक है प्रोथ्रोम्बिन, और एक है प्रोफीब्रिनोजेन। ब्री होगा यहाँ, प्रोफीब्रिनोजेन, ठीक है। ये 4 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफीब्रिनोजेन, ठीक है। तो ये दोनों जो है प्रोटीन, ये दोनों जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने का काम आता है। क्या जमाने का? रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। ये दोनों रक्त का क्या करता है? थक्का बनाने का काम करता है, याद रखिएगा। ये प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफीब्रिनोजेन, ये जो है क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो आपको पूछ सकता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन कार्बनिक यौगिक या कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है, तो दोनों जिम्मेवार है। प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफीब्रिनोजेन, ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में जिम्मेदार है, सहायक है, ठीक है। ये प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन अगर पूछेगा तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। उसके बाद अगर पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व या कौन सा धातु जिम्मेवार है, तो कैल्शियम धातु जिम्मेवार है रक्त का थक्का जमाने में। अगर आपको धातु पूछेगा तो कैल्शियम, रक्त का थक्का जमाने में कौन धातु जिम्मेदार है, तो कैल्शियम। अगर आपको पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है, तो विटामिन के। अगर आपको पूछे कि कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है, तो ये कौन सा प्रोटीन जमाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफीब्रिनोजेन, ये दोनों जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जल हो गया हमारा, मतलब रक्त का जो एक हिस्सा था जल, जो तरल भाग है हमारा वो है प्लाज्मा, ठीक है, ये वाला हो गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ठोस भाग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस भाग के बारे में। तो रक्त का एक हिस्सा होता है ठोस भाग। देखे थे हम लोग कि जल भाग जो है वो प्लाज्मा के रूप में है, वो तैरते रहता है हमारे शरीर में। और ठोस भाग जो है कणों के रूप में होता है, पार्टिकल है, छोटा 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 पार्टिकल के रूप में होता है, जो कितना परसेंट है हमारा? 45% है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ठोस भाग में कौन कौन है, तो ठोस भाग में है आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त रुधिराणु, जो भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, ये भी बार बार पूछता है एग्जाम में। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है, ठीक है। जो आरबीसी है, ये आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण कि खून का रंग हमारा क्या होता है? लाल होता है, याद रखिएगा। जो जो बात हम लोग बोलते हैं भाइयों, ये सबको लिख के रखिएगा। मैं जो जो बोलता हूँ सबको लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ये सारा चीज़ एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आरबीसी को वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में और भी है, पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका देखिए आकार कैसा होता है? वृत्ताकार एवं उभयोत्तल होता है। वृत्ताकार एवं कैसा होता है? उभयोत्तल, ठीक है। वृत्ताकार का मतलब होता है कि गोल होता है, उभयोत्तल का मतलब होता है कि एक टेबलेट है मान लीजिए, उस टेबलेट दोनों तरफ से चपटा होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल पूछे अगर आपको, तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन का होता है। अगर गन्ना पूछ दें तो 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है गन्ना। हमारे शरीर में आरबीसी जो है 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल का मतलब हुआ कि 120 दिन बाद जो है ना आरबीसी मतलब मर जाता है, शरीर से ख़त्म हो जाता है, फिर ये खुद बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को ना ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट में क्या होता है कि हमारा शरीर का भी स्वस्थ रहता है। हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं हम लोग। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का रोग नहीं है, वो हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से दूसरों की जान बच जाती है, बोलते हैं ना रक्तदान महादान है, दूसरों की जान बच जाती है, खुद का स्वास्थ्य जाँच भी हो जाता है। और ब्लड डोनेट करने से एक महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हमारे शरीर में जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाएगा। तो आयरन का संतुलन बना रहता है। ब्लड डोनेट करने से किसका संतुलन बना रहेगा?
आयरन का संतुलन बना रहेगा। तो हम लोग आरबीसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग देखिए उसका आकार देख लिए, उसका जीवन काल देख लिए 120 दिन का होता है, फिर उसका गणना देख लिए, ठीक है। उसके बाद और भी होता है कि आरबीसी का सामान्य गणना में वृद्धि होने से, देखिए आरबीसी का जो 5.5 मिलियन पाया जाता है, अगर उस 5.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो आपको पॉलीसीथीमिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि आरबीसी की सामान्य गणना में वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है, तो पॉलीसीथीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है भैया। उसके बाद क्या है कि आरबीसी जो है ना केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, केंद्रकहीन होता है आरबीसी, ठीक है। उसके बाद देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में अगर पूछे, भ्रूण अवस्था का मतलब होता है कि बच्चा माँ के गर्भ में ही है, अभी जन्म नहीं लिया है, तब आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है आपका किस में, तब होता है आपका यकृत में, लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो आरबीसी है 120 दिन बाद क्या होता है, आरबीसी मर जाता है। तो कहाँ मरता है, जाकर के प्लीहा में, प्लीहा तिल्ली स्प्लीन में जाकर के क्या होता है, आरबीसी मर जाता है। इसलिए आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। और एक बात और भी याद रखिएगा, ये जो तिल्ली है इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लड बैंक, ब्लड ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। कब्रगाह, प्लीहा, तिल्ली, आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह मतलब कब्रिस्तान, जहाँ जाके मृत्यु हो जाता है, मरने के बाद आरबीसी कहाँ इकट्ठा होता है, तो प्लीहा में, तिल्ली में इकट्ठा होता है। और तिल्ली को ही क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। रक्त बैंक किसको कहा जाता है, तो तिल्ली को कहा जाता है, ठीक है। अब आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है। क्यों लाल होता है आरबीसी का रंग, तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। देखिए आरबीसी का कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी के द्वारा ही होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन रक्त में से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ों तक लेकर के आता है, ठीक है। तो ये जो गैसों का परिवहन करने का काम है, ये मेन काम किसका है, आरबीसी के द्वारा ही होता है, ठीक है। आरबीसी के द्वारा गैसों का परिवहन, गैस में कौन कौन हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेगा, आरबीसी में से ऑक्सीजन का वहन करने के लिए जिम्मेवार है। उसके बाद फिर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों से लेकर के वापस फिर फेफड़ों तक लाता है। तो आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आरबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ लिए, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। आकृति कैसा होता है भाई, वृत्ताकार होता है और उभयतल होता है। जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। कहाँ पर मृत्यु होता है इसका, कहाँ जाके मर जाता है ये, तो प्लीहा में या तिल्ली में मर जाता है, ठीक है। कब्रगाह कहते हैं प्लीहा या तिल्ली को, स्प्लीन इंग्लिश में कहा जाता है। और ये प्लीहा और तिल्ली को ही क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में कहाँ निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। गणना कितना है, 5.5 मिलियन है। अगर इस गणना में वृद्धि हो जाए तो हमको क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, एक पॉलीसीथीमिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाएगा, रक्त में पहला कण आरबीसी के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब दूसरा कण डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। ये डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगवाहक जीवाणुओं को ढूंढ ढूंढ करके क्या कर देता है, मार देता है। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को ना क्या कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहते हैं डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रक्त रुधिराणु। ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को ढूंढ करके खोजते रहता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में सामान्य जानकारियाँ देखिए क्या क्या है, ये सब याद रखना है सबको। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अगर पूछेगा तो कितना, 5 से 10 दिन। हर 5 से 10 दिन में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, शरीर से नष्ट हो जाता है, फिर नया बनता है, ठीक है। और ये जो डब्ल्यूबीसी जो है इसका गणना कितना है, तो 8,000 से लेकर 12,000 तक, 8,000 से लेकर के कितना हज़ार तक, 12,000 तक डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में है।
अच्छा, डब्ल्यूबीसी की गणना 1 लाख से अगर ज़्यादा हो जाए, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? 8,000 से लेकर के 12,000 तक होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो हमको ब्लड कैंसर हो जाएगा। और ऐसा ब्लड कैंसर होगा ना, इसमें समझिए कि व्यक्ति मर ही जाता है। 90% 99% चांस है कि ये व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। अगर 1 लाख हो गया ना, शरीर में डब्ल्यूबीसी अगर 1 लाख हो गया है, 1 लाख से ज़्यादा हो गया, तो हमको ब्लड कैंसर हो जाएगा, जानलेवा ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है? तो अगर आपको पूछे कि डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने से रक्त में कौन सा बीमारी होता है, तो रक्त कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया। ध्यान रखना है आपको। ठीक है? 1 लाख से अधिक अगर डब्ल्यूबीसी का वृद्धि हो जाएगा ना, तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी की गणना सामान्य से कम होने पर ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है? ल्यूकोसाइटोपिनिया होने से एड्स हो जाता है। जो एड्स सुनते हैं ना, एड्स बीमारी सुनते हैं कि नहीं? तो वो जो है क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का गणना जो 8,000, कम से कम 8,000 होना चाहिए हमारे शरीर में, उस 8,000 से अगर कम हो जाएगा ना, तो साइटोपिनिया हो जाएगा। और इस साइटोपिनिया हो जाने से क्या होगा, हमारे शरीर में एड्स फैल जाएगा, एड्स का बीमारी फैल जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि एड्स जो है अभी तक इसका इलाज खोजा नहीं गया है, जानलेवा बीमारी है ये। ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता हमको प्रदान करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? सिपाही कहा जाता है या पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है? डब्ल्यूबीसी की और जानकारियाँ हम लोग लेते हैं, तो और डब्ल्यूबीसी के बारे में और विशेष जानकारियाँ हम लोग लेते हैं, जिसमें 5 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसमें से पहला क्या है? न्यूट्रोफिल है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है क्या? वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कर्पोसेल्स। तो इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है ईसोफिल, उसके बाद है बेसोफिल। सबसे कम संख्या किसका होगा? डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल का संख्या सबसे कम होगा। उसके बाद क्या होगा? मोनोसाइट, ये सबसे बड़का है। सबसे बड़का अगर डब्ल्यूबीसी में पाया जाने वाला कोशिका है तो कौन सा है? तो वो है मोनोसाइट। याद रखिएगा, मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका है। रक्त में पाई जाने वाली, रक्त के डब्ल्यूबीसी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मोनोसाइट है। ठीक है? उसके बाद है लिम्फोसाइट, जो रोगों से लड़ने का काम करता है ना, यही लिम्फोसाइट करता है। अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया कि डब्ल्यूबीसी नहीं दिया है, तो क्या ऑप्शन में रहेगा? लिम्फोसाइट रहेगा। मतलब हमारे शरीर को रक्त प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने कौन करता है? रक्त प्रतिरोधी क्षमता कौन प्रदान करता है? डब्ल्यूबीसी तो करता ही है, लेकिन डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में नहीं है, तब क्या होगा? लिम्फोसाइट होगा। ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी में ही पाया जाता है लिम्फोसाइट, जो हमारे शरीर में फैलने वाले रोगों से हमारी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी के बारे में भी हम लोग जानकारी देख लिए। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या जानकारी देखें हम लोग, कि डब्ल्यूबीसी जो है रोगों से लड़ने का काम करता है। ठीक है? डब्ल्यूबीसी को पुलिसमैन कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार का कोशिका होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, ईसोफिल भी होता है, बेसोफिल सबसे कम होता है। उसके बाद मोनोसाइट सबसे बड़का है, सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी में पाया जाने वाला मोनोसाइट है। और लिम्फोसाइट, ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट जो है क्या करता है? हमारे शरीर में फैलने वाला जो रोग है ना, उससे लड़ता है। ठीक है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है। कौन प्रदान करता है? तो ये लिम्फोसाइट प्रदान करता है। ठीक है? डब्ल्यूबीसी का गणना भी हम लोग देख लिए, 8 से 12,000 होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का गणना 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, हमको ल्यूकेमिया हो जाएगा। और वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी का संख्या 8,000 से कम हो जाए तो साइटोपिनिया हो जाएगा, जिसके कारण वही एड्स बीमारी फैलता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा। अब हमारे शरीर में जो तीसरा जो कण है वो है प्लेटलेट्स। तो हम लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो हम लोग को जानकारी भी होगा। तो प्लेटलेट्स भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। मान लो कहीं पर कट छट गया, घाव हो गया, तो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है ये प्लेटलेट्स। और आरबीसी में ही हम लोग देखे थे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन जिम्मेदार था? प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफिब्रिनोजेन, वो था। प्लेटलेट्स भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ये बार बार पूछता है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसके बाद इसका सामान्य गणना याद रखिएगा, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। प्लेटलेट्स का गणना कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। डेंगू और चिकुनगुनिया नामक जो बीमारी होता है ना, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख संख्या होता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है, तो प्लेटलेट्स जो है ना शरीर में कम हो जाता है। तब डॉक्टर के पास जाइएगा इलाज करने, तो क्या करता है? वो प्लेटलेट चढ़ाता है आपके शरीर में।
कि प्लेटलेट्स का संख्या जो है सामान्य रहे, बरकरार रहे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रक्त का थक्का जमाने में कौन जिम्मेवार है, तो प्लेटलेट्स भी जिम्मेवार है। ठीक है, गन्ना कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि किस बीमारी में डॉक्टर के द्वारा प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, तो डेंगू और चिकनगुनिया में। डेंगू और चिकनगुनिया अगर बीमारी होगा तो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा एकदम। उसके बाद आपको हम पहले ये बता चुके थे कि रक्त का थक्का जो है, अगर विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। ठीक है, धातु पूछेगा तो अगर कैल्शियम धातु। ठीक है, अगर प्रोटीन पूछेगा तो वही जो प्रोथ्रोम्बिन था और प्रोफिब्रिनोजेन था वो है प्रोटीन में। धातु पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा, विटामिन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विटामिन के। अगर नहीं पूछ रहा है, प्लेटलेट्स आंसर में है तो प्लेटलेट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे शरीर में जो है रक्त जो है हमेशा बहते रहता है। हम सो के रहें, दौड़ें, खेलें, कूदें, कुछ भी करें, पढ़ाई कर रहे हों, तब भी हमारे शरीर में जो है ना रक्त क्या होता है, निरंतर लगातार बहते रहता है, बहते रहता है। किसके कारण, तो हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर में। क्या पाया जाता है, हिपेरिन के कारण जो है हमारे शरीर में रक्त हमेशा बहता रहता है। ठीक है, तो कहेगा किसके कारण हमारे शरीर में या आंतरिक शरीर में रक्त निरंतर बहते रहता है, किसके कारण बहते रहता है, तो हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त निरंतर क्या होता है, बहते रहता है। ठीक है, एक है हमारा और प्रोटीन है फिब्रिन। फिब्रिन जो प्रोटीन है ना वो क्या करता है, चोट और घाव को भरने में हमारी सहायता करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है TRE 2 में भी आया हुआ है, TRE 3 में भी आया हुआ है कि कौन सा प्रोटीन जो है चोट घाव को भरने का काम करता है, तो फिब्रिन। फिब्रिन नामक प्रोटीन क्या करता है, जो चोट हो लग जाता है हमारे शरीर में या घाव हो जाता है उसको भरने का काम करता है कौन, फिब्रिन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक बीमारी और है हीमोफीलिया। एक आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। कैसा बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया जो है मतलब अगर आपका माँ को या पिताजी को, दोनों में से किसी एक को भी अगर हीमोफीलिया है ना, तो जो संतान पैदा होगा, जो आपको बच्चा पैदा होगा, उसको भी हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा हीमोफीलिया जो है संक्रामक तो है ही, लेकिन ये आनुवांशिक बीमारी है। तो पूछ देगा आपको एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो है आनुवांशिक बीमारी है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया अगर हो जाएगा शरीर में ना, तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं। मतलब कहीं अगर शरीर कट गया आपका, कहीं घाव हो गया, तो वहाँ से खून एकदम बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा। मतलब रक्त कभी जो है ना जमेगा ही नहीं, थक्का उसका बनेगा नहीं। अगर थक्का नहीं बनेगा तो शरीर में से पूरा रक्त क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसके कारण क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और रक्त जो है शरीर के अंदर हमेशा बहते रहता है, किसके कारण, हिपेरिन के कारण बहते रहता है। अच्छा, थक्का नहीं बनता है तो कौन सा बीमारी में थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया नामक बीमारी में थक्का नहीं बनता है, जो कैसा बीमारी है भाई, आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है, उसके बाद है रक्त समूह। जो हम लोग देखते हैं नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है O होता है। ठीक है, तो इन रक्त समूह या ब्लड ग्रुप ABO का खोज कौन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रक्त समूह है ABO, इसका खोज कौन किया था, तो लैंड स्टीनर, याद रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था ABO रक्त समूह का खोज। अब ABO रक्त समूह में क्या है कि 4 प्रकार का रक्त समूह है। ये 4 प्रकार का रक्त समूह में क्या होता है कि O नेगेटिव जो है, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव। ये O नेगेटिव जो है इसको सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है O नेगेटिव को। ये क्या है कि सबको खून दे सकता है, ठीक है, लेकिन ले नहीं सकता है। सिर्फ ये O नेगेटिव से ही ब्लड लेगा, लेकिन दे सबको सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, O नेगेटिव को कहा जाता है। अगर आपका एग्जाम में O पॉजिटिव भी है, O नेगेटिव भी है, तो यूनिवर्सल डोनर अगर पूछे तो O नेगेटिव होगा। ठीक है, O पॉजिटिव नहीं होगा। O पॉजिटिव जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला को ही खून दे सकता है, जैसे कि A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इसको ही खून दे सकता है। लेकिन O नेगेटिव जो है ये सबको खून दे सकता है, पॉजिटिव वाला को भी दे सकता है और नेगेटिव वाला को भी दे सकता है। इसलिए जो है ना, O नेगेटिव को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और वहीं पर एक है AB, इस AB को कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब ये सबसे खून लेगा, ये सबसे खून लेगा, लेकिन दे नहीं सकता है, देगा सिर्फ AB को ही। तो या 2 सवाल बनता है यहाँ से, ब्लड ग्रुप से 2 सवाल बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक है कि कौन सा ब्लड ग्रुप को, कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं।
अगर ऑप्शन में सिर्फ ओ है तो ओ टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव भी है ओ नेगेटिव भी है तो ओ नेगेटिव सर्द आता है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि कौन सा जो है रक्त समूह जो है सबसे खून ले सकता है, मतलब सर्वग्राही है, तो ए बी जो है सबसे खून ले सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है RH फैक्टर, जिसमें पता चलता है कि कौन सा किसका ब्लड ग्रुप है, इसका ब्लड ग्रुप ए है या ए पॉजिटिव है, बी है तो या बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ठीक है, ओ है तो ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो RH फैक्टर जो है ना, इसका खोज किया था लैंडस्टीनर और वीनर ने, ये भी याद रखना है कि RH फैक्टर का खोज कौन किया था, तो लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। और जो RH फैक्टर है ये प्रयोग किस पर किया गया था सबसे पहली बार, तो बंदर पर, उस बंदर का नाम है रीसस बंदर। रीसस बंदर पर RH फैक्टर का खोज किया गया था सबसे पहले, जिसमें कौन एंटीजन है, कौन एंटीबॉडी है, और कौन ब्लड ग्रुप प्लस पॉजिटिव होगा, कौन ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो चलिए साथियों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार और देखिएगा तो वीडियो समझ में आएगा। इससे क्या होगा ना कि बेसिक सब चीज़ जब आप जानिएगा तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये बेसिक सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम कोई भी एग्ज़ाम को एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो खास करके BPSC TRE 4 के लिए जो है कि TRE 4 में अगर ये बेस आपका बना हुआ है तो आप ना इससे आगे के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोग आज से टॉपिक वाइज लाना शुरू कर दिए हैं। आज मानव रक्त है, फिर परिसंचरण तंत्र होगा, सबके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन भी ले करके आएंगे। तो ठीक है साथियों, मन से पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।